हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है भारतीय तर्कशास्त्र यानी इंडियन लॉजिक। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एवरी शिफ्ट में कई क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आपको आज इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगी, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये कितने समझ में आए। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिका दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। तो ये वैशेषिका एक दर्शन है। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, चौथा उपमान, पांचवा अर्थापत्ति और छठा है अनुपलब्धि। इसके ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है केवल 1 और 2, बी 3 और 4, सी 5 और 6 और डी है केवल 3 और 5। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, पहला और दूसरा। क्वेश्चन में देखते हैं पहला और दूसरा। तो जो वैशेषिका दर्शन है उसने 2 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किन को स्वीकार किया जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है अध्यास, सेकंड है अपोह, तीसरा है अभाव, चौथा है अर्थापत्ति, पांचवा प्रत्यक्ष और छठा है शब्द। निम्नलिखित में से विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या दिए गए हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2 और 5 और डी है केवल 5 और 6। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, केवल 2 और 5। क्वेश्चन देखते हैं। जो बौद्ध धर्म है उसमें किस किस को स्वीकार किया गया है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन था वो था हमारा सी। सी में क्या दिया गया है 2 और 5, 2 और 5। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें अपोह और प्रत्यक्ष को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्याय दर्शन शास्त्र में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता को लिखिए। यानी जो न्याय दर्शन शास्त्र है उसमें ये क्रमबद्ध में हमें लगाने हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता, तीसरा है तात्पर्य और डी है हमारा सन्निधि। तो नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का हमें चयन करना है। ए इसको क्रम में लगाना है तो डी सी बी ए, बी का है ए बी और डी और सी, सी है सी डी बी ए और डी है हमारा डी सी ए और बी। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी, ए बी और डी और सी। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या आएगा। हमारा आकांक्षा पहले नंबर पर आएगा और दूसरे पर योग्यता और तीसरे पर सन्निधि और लास्ट में तात्पर्य। तो ये जो हमने यहाँ पर क्रम इसमें दिया गया है ये भी हमें याद करना है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर दोबारा भी पूछ लेता है। तो पहले आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और लास्ट में तात्पर्य। आगे देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर
4. तालाब में कीचड़युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकलता है या क्या निकलना चाहिए? ए. पूर्ववत अनुमान, दूसरा है शेषावत या शेषवत अनुमान और सी है ए और बी दोनों और डी है तुलना यानी कंपैरिजन। तो इसमें हमें बताना है कि तालाब में कीचड़युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, शेषवत यानी शेषावत अनुमान। तालाब में जब हमने कीचड़ से युक्त पानी को देखा तो उसमें हमने उसके पूर्व हमें बारिश होने का पता चलता है, तो इसमें शेषावत अनुमान है। तो फ्रेंड्स, जो ये शेषावत अनुमान है ये भी हमें पता होना चाहिए क्या है। तो इसमें पहले हम प्रभाव को देखते हैं, उसके बाद हम कारण का हमें पता लगता है, यानी पहले इफ़ेक्ट देखते हैं और उसके बाद हमें क्योज का पता लगता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का हेत्वाभास कहा जाता है? ए. सव्य विचार, बी. विरुद्ध और सी है सत्य प्रतिपक्ष और डी है असिद्ध। तो इसमें पूछा गया है कि हेतु द्वारा जो साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का हेत्वाभास कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, विरुद्ध। तो फ्रेंड्स, जो हेतु द्वारा साध्य का खंडन होता है और उसके खंडन के कारण जो निष्कर्ष निकलता है उसे विरुद्ध कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्षीकरण के दायरे से परे निम्नलिखित में से कौन सा अभिज्ञान आता है? निम्नलिखित में से विकल्प को चुनिए। ए. अनुमिति, बी. उपमिति, सी. निर्विकल्प और डी है सविकल्प प्रत्यक्ष। तो इसमें पूछा गया है कि प्रत्यक्षीकरण के दायरे से परे निम्नलिखित में से कौन सा अभिज्ञान आता है, यानी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता उसमें कौन सा अभिज्ञान आता है। तो ए. अनुमिति, बी. उपमिति, सी. निर्विकल्प और डी सविकल्प प्रत्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, निर्विकल्प। तो निर्विकल्प जो होता है वो मन और आत्मा की बात करता है। ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, निर्विकल्प। प्रत्यक्षीकरण के दायरे से परे निम्नलिखित में से निर्विकल्प आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ कहीं धुआं है वहाँ आग है। शर्मा जी के कक्ष में धुआं है, शर्मा जी के कक्ष में आग होनी चाहिए। भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए. प्रत्यक्ष प्रमाण, बी. उपमान, ये उपमान है, सी. हेत्वाभास और डी है व्याप्ति इनवेरिएबल रिलेशन। तो इसमें पूछा गया है कि जहाँ कहीं भी धुआं है तो वहाँ आग होगी। शर्मा जी, वर्मा जी, कुछ भी कह लो, शर्मा जी के कक्ष में धुआं है तो शर्मा जी के कक्ष में आग होनी चाहिए। भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार यह किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर है उसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा इसका हमारा आंसर होगा डी, व्याप्ति इनवेरिएबल रिलेशन। तो फ्रेंड्स, जो व्याप्ति होती है वो दो तथ्यों के बीच में संबंध स्थापित करती है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि आग और धुएं का, तो इसमें संबंध है। तो ये क्या दिखाता है? ये व्याप्ति दिखाता है, इनवेरिएबल रिलेशन को दिखाता है कि जहाँ आग है वहाँ धुआं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, व्याप्ति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पूर्वजों द्वारा पक्षपोषित मूल्यों का प्रमाण देने के लिए एक अद्वैता वेदों से उदाहरण उद्धृत करता है। भारतीय तर्कशास्त्र की दृष्टि से उसके द्वारा प्रयुक्त ज्ञान के साधन को क्या कहा जाएगा? ए अनुमान, बी अर्थापत्ति, सी है शब्द और डी है उपमान। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि हमारे पूर्वजों द्वारा पक्षपोषित मूल्यों का प्रमाण देने के लिए एक अद्वैता वेदों से उदाहरण उद्धृत करता है, तो भारतीय तर्कशास्त्र की दृष्टि में उसके द्वारा प्रयुक्त ज्ञान के साधन को क्या कहा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी शब्द। यानी कोई भी ट्रस्टवर्दी पर्सन कुछ भी वर्ड कहता है तो वो हमारे लिए शब्द बनते हैं, तो उन्हें शब्द कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रकार का हेत्वाभास निहित है? अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है। ए बाधित, बी विरुद्ध, सी असाधारण और डी है अनुपंसधारी। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है कि किस प्रकार का हेत्वाभास निहित है। अग्नि शीतल है, यानी अग्नि ठंडी है क्योंकि वह एक पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बाधित। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, एसिड एक हेत्वाभास है जब मध्य पद हो तो क्या होगा? ए अप्रमाणित, बी अति व्यापक और सी अति संकीर्ण और डी अव्यावर्ती। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए अप्रमाणित। एसिड एक हेत्वाभास है जब मध्य पद हो, तो ये होगा हमारा अप्रमाणित। एसिड वो होता है जिसे सिद्ध न किया गया हो, तो एसिड एक हेत्वाभास है जब मध्य पद हो तो उसे अप्रमाणित कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आपके कितने सही हुए ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, और आपको ये कितने समझ में आए ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हिंदी साहित्य और हिंदी मीडियम से पेपर 1 पढ़ रहे हैं, सभी को इनका लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।